25 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, करंट अफेयर्स की होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए मेरे एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स के साथ साथ विनीत सर जो डेली क्विज बनाते हैं दोस्तों, उसको भी देखिए। उसका एक रीजन है। बात यह है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इंटेंशनली अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस नहीं करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भाटिया जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं की है। ये क्विज वाली वीडियो में आपके साथ सवाल आ जाएगा। यहां पे मैं थोड़ी एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करता हूं। तो कुल मिला के अगर आप एक कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप विनीत सर वाली जो डेली क्विज वाली वीडियो आती है उसको भी देखा करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मेजर हेडलाइंस। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट बनी रहेंगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई है। ओके, तो इसमें यह बात हो रही थी कि देखिए, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे एक सवाल उठाया जा रहा है। पहले राहुल गांधी जी थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। सोनिया गांधी जी इंटरिम प्रेसिडेंट है। एक लेटर लिखा गया और उस लेटर में सोनिया गांधी जी से ये बोला गया कि भाई देखिए, ये जो कांग्रेस की लीडरशिप है ना, इसको बदलिए, इसको रिफॉर्म करिए, इसके चलते हमारी कांग्रेस पार्टी की फंक्शनिंग को काफी नुकसान हो रहा है। तो उसके बाद भाई एक मैराथन वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया। 7 घंटे की ये मीटिंग थी। इसमें सोनिया गांधी जी ने बोला कि भाई देखिए, मुझे प्रेसिडेंट नहीं रहना है, मैं स्टेप डाउन कर रही है। राहुल गांधी जी ने बोला है कि भाई जिन लोगों ने लीडरशिप चेंज की बात की है, दे आर इंसल्टिंग माई मदर। ठीक है, यहां पे सब बातें हो रही हैं। कुल मिला के सोनिया गांधी जी बोल रही हैं कि आप जल्दी से जल्दी एक नए प्रेसिडेंट को चुनिए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ स्ट्राइफ की वो आ रही है, बू आ रही है। तो इन दैट केस बस एक ये न्यूज है, इसको एक न्यूज की तरह देखिए। एक पॉलिटिकल न्यूज है मैं कहूंगा, जिसको किसी भी एग्जाम में कोट नहीं करना है। फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां निकल के आ रही। 25 अगस्त है आज और 25 अगस्त में प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट का केस चल रहा है उसकी सुनवाई है। 24 अगस्त तक का टाइम दिया गया था प्रशांत भूषण जी को कि आप माफी मांग सकते हैं जो भी ट्वीट्स आपने किए थे और अपना एक नया स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। उसके बदले में प्रशांत भूषण जी ने क्या बोला? प्रशांत भूषण जी ने बोला कि जो भी मैंने अपनी ट्वीट्स में लिखा था, दैट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज बोनाफाइड बिलीव्स। ओके, और प्रशांत भूषण जी ने यह भी बोला कि देखिए, मैंने इतने साल कोर्ट की सेवा की है और अगर मैं यहां पे एक एपोलॉजी लेता हूं तो अपॉलजी का मतलब क्या होता है कि अपॉलजी सिर्फ अपॉलजी बोल देने के लिए अपॉलजी नहीं होती है। अपॉलजी को आपको सिंसियरली फील करना पड़ता है और मैं बिना सिंसियरली फील के यहां पे अपॉलजी दे देता हूं तो वो अपॉलजी मेरे कॉन्शियंस के अगेंस्ट होगी। ये यहां पे बोल रहे हैं आपके प्रशांत भूषण जी। ओके, यहां पे देखिए क्या बोल रहे हैं। If I retract a statement before this court that I otherwise believe to be true or offer an insincere apology, that in my eyes would amount to contempt of my conscience and of an institution that I hold in high esteem। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो देश भर के लोगों की फंडामेंटल राइट्स को बचाता है, हमारे संविधान को बचाता है, इसकी डिग्निटी के खिलाफ होगा मेरी अपॉलजी मानना और मेरे खुद के कॉन्शियंस के खिलाफ होगा। क्योंकि मैंने जो कुछ भी बोला वो मेरा व्यू पॉइंट था इस हाईएस्ट जुडिशियल फोरम को रिफॉर्म करने का। मैंने यहाँ पे किसी भी मेंबर की पर्सनल डिग्निटी पे कोई वॉर या फिर कोई जंग नहीं छेड़ी है। मैंने बस ये जो भी स्टेटमेंट्स दिए थे ये सिर्फ इसलिए दिए थे ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में कुछ रिफॉर्म कर सकूं। चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का खुद ही एक ऑफिसर हूं। ये सुप्रीम कोर्ट में खुद ही लॉयर की तरह काम करते हैं प्रशांत भूषण जी। तो ये बात प्रशांत भूषण जी ने बोल दिया। मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से, एक स्मार्ट तरीके से उन्होंने ये बोला है कि मैंने जो भी ट्वीट्स किए थे, मैंने जो भी इल्जाम लगाए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, मैं अभी भी वो इल्जाम लगा रहा हूं। लेकिन मैं किसी पर्सनल इंडिविजुअल पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करिए। तो कुल मिला के जजेस की ईगो शांत हो जाए, इस तरीके का भी स्टेटमेंट दे दिया प्रशांत भूषण साहब ने। एक तरीके से माफी मांग के सुप्रीम कोर्ट को हाई एस्टीम में दिखा के, और साथ साथ प्रशांत भूषण जी जो कहना चाहते थे वो भी उन्होंने कह दिया। अब आज 25 अगस्त को इस केस की सुनवाई होगी और फिर देखते हैं क्या निकल के आता है इसका डिसीजन। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। आगे चलते हैं भैया। जम्मू एंड कश्मीर में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी हालत खराब है। फारूक अब्दुल्ला जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, पहले ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। 6 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक फॉर्मेशन बनाया है। सब लोगों ने मिलकर बातचीत करी। अभी सैटरडे को भी एक मीटिंग हुई थी। इन लीडर्स ने बोला है कि लद्दाख के इलाकों में और जम्मू के इलाकों में हम लोग फिर से एक कैंपेन शुरू करेंगे और उस कैंपेन में हम लोग लड़ेंगे टू फाइट फॉर रिटर्न ऑफ राइट्स ऑफ पीपल। और एक्चुअली ये राइट्स कौन से हैं? आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 के अंदर जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए थे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, वो वाले राइट्स हैं।
एक गुपकर डिक्लेरेशन साइन हुआ था पिछले साल। ये साइन किस लिए हुआ था कि भाई ये जो यूनियन टेरिटरी बनाई है आपने जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरीज, उसके अगेंस्ट एक गुपकर डिक्लेरेशन साइन हुआ था। फारूक अब्दुल्ला दी जम्मू एंड कश्मीर में जहां पे रहते हैं उस लोकेलिटी को बोला जाता है गुपकर, तो उसके नाम पे डिक्लेरेशन पड़ गया गुपकर डिक्लेरेशन। गुपकर डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखा हुआ ये आपके यहाँ पे लिखा है। सारी जम्मू एंड कश्मीर की पार्टीज यूनाइटेड हैं इस रिजॉल्व में, ताकि वो जम्मू एंड कश्मीर के ऑटोनॉमस और स्पेशल स्टेटस को बचा सकें। जो भी मॉडिफिकेशन या एब्रोगेशन किया गया आर्टिकल 35A का 370 का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको वापस करना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोगों को। और ये जो स्टेट्स को आपने बांट दिया है 2 भागों में, ये सही नहीं है। फिर जो गुपकर डिक्लेरेशन में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, जो 6 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू एंड कश्मीर की, जिनके मेंबर्स मिलकर बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम इन पर्सन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलेंगे और देश की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या पोजीशन चल रही है, उनसे ये अपील करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के राइट्स का ध्यान रखिए और जो भी हमारे संविधान ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एक्स्ट्रा राइट्स दिए थे उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। फिर ये भी बोल रहे थे, एक स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, they will also apprise them of the unwholesome consequences bound to follow the unconstitutional violation of these guarantees। यानी 370 और 35A के थ्रू जो गारंटी दी गई थी, अगर आप उसको हटा दोगे तो कुछ अनहोलसम कंसिक्वेंसेस आएंगे। अब ये कौन से कंसिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जितना कर सकता था वो उतना कर चुका है कश्मीर के अगेंस्ट, चाइना जितना कर सकता था लद्दाख में, गलवन वैली में, वो कर चुके हैं। तो जब पाकिस्तान और चाइना जैसी ताकतें कुछ नहीं कर पाई तो और कौन से कंसिक्वेंसेस की ये बात कर रहे हैं? क्या कश्मीर के लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। क्या कश्मीर के लोगों की सिटीजनशिप चली गई है इंडिया की? नहीं गई है। क्या कश्मीर के लोगों का मूवमेंट ब्लॉक हो गया देश के दूसरे भागों में? नहीं। क्या कश्मीर के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी यूपीएससी या किसी और जगह पे? नहीं। तो कौन से राइट्स छीने गए कश्मीर के लोगों में और ये किन कंसिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं ये लीडर्स ही जानते हैं। उसके आगे, the representatives of the political parties resolved to remain together and stand united in their struggle for safeguarding the identity, autonomy and special status of the state। मतलब कुल मिला के गुपकर डिक्लेरेशन और इसके ऊपर आगे जो भी बातचीत होगी, इसमें ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर मिलके कश्मीर का ये जो स्टेटस हटाया गया है ऑटोनॉमस का, ये जो 35 से 370, इसको रीइंस्टेट करने की बात कर रहे हैं। हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो समय ही बताएगा, चांसेस तो बहुत कम है, इस गवर्नमेंट के अंदर तो हो नहीं सकता। और आगे आने वाली कोई भी गवर्नमेंट अगर इस स्टेटस को फिर से लेके आती है तो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपके काम की है। आगे एक और न्यूज निकल के आ रही है, गूगल पे वायलेशन, हाई कोर्ट सीक्स रिप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट आरबीआई। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को और आरबीआई को एक नोटिस इशू किया, एक प्ली फाइल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में गूगल पे के अगेंस्ट में। गूगल पे क्या है? गूगल पे एक थर्ड पार्टी ऐप है। आप अपने फोन पे गूगल पे को डाउनलोड कर सकते हैं, उस पे अपने बैंक डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं, कोई दूसरा दोस्त जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो उसके बैंक डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के बैंक डिटेल्स को डाल सकते हो। तो ये सब चीजें आप गूगल पे में कर सकते हो। अभी क्या चक्कर है दोस्तों कि आरबीआई की प्रोसीजरल गाइडलाइंस है, जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का उसको कौन देखता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम ये है कि भाई जितनी भी थर्ड पार्टी एप्स हैं जो कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो भी बैंक्स हैं जो कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उनको रिकॉग्निशन कौन देता है? एनपीसीआई। उनको इंटीग्रेट कौन करता है पेमेंट नेटवर्क से? एनपीसीआई। अभी एनपीसीआई के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया है और गूगल पे के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया है। ये बोला जा रहा है कि गूगल पे एक थर्ड पार्टी ऐप है और एज अ थर्ड पार्टी ऐप जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है यूजर्स की वो इस थर्ड पार्टी ऐप पे सेव नहीं की जा रही सकती है। देखिए, गूगल पे बीइंग अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग मैंडेट अगेंस्ट स्टोरिंग पर्सनल सेंसिटिव डाटा इज स्टोरिंग द सेम इन अक्टर रिकॉर्ड टू बाइंडिंग यूपीआई प्रोसीजरल गाइडलाइंस। यूपीआई की प्रोसीजरल गाइडलाइंस के हिसाब से आप लोगों के पर्सनल डाटा को सेव नहीं कर सकते। पर्सनल सेंसिटिव डाटा में आपका अकाउंट नंबर हो सकता है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप किसको रेगुलरली पैसे भेजते हो, इस तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है। ओके, इन चीजों का पेमेंट किया आपने गूगल पे के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, बहुत सी चीजें आ जाती हैं गूगल पे में। ये चीज अभी इसके बारे में और बताता हूं आपको, कोर्स में आपको कहां काम देगी? जनरल स्टडीज पेपर 3 में। तो इस तरीके के डाटा को ये जो गूगल पे है वो स्टोर कर नहीं सकता, बट ये बोला जा रहा है कि गूगल पे इस तरीके के डाटा को स्टोर कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो गूगल पे के सर्वर्स हैं वो कहां पे हैं? यूएस में। तो इस चीज के भी बहुत चांसेस है कि ये जो डाटा है
वो यूएस के सर्वर्स पे चला जाए और यूएस में जो बड़े बड़े कॉमर्शियल प्लेयर्स हैं वो इस डाटा का इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक पर्सन जो गूगल पे से पेमेंट कर रहा है या गूगल पे में अपने क्रेडिट कार्ड्स को जोड़ रहा है, बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, कहीं ना कहीं गूगल पे प्लेटफॉर्म को ये लेवरेज मिलता है कि वो देख सकते हैं कि हाँ भाई इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये किस तरीके की शॉपिंग कर रहा है। और अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन को जो बड़े बड़े कॉमर्शियल हेड्स बैठे हैं यूएसए में उनके साथ शेयर किया जाता है तो वो इन्हीं पर्टिकुलर यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। ये बस मैंने एक कॉमर्शियल फैसेट बताया है, इसके बहुत सारे फाइनेंशियल फैसेट्स भी निकलते हैं और सिक्योरिटी फैसेट्स भी निकलते हैं। ओके, तो ये चीज है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द petitioner has submitted that despite the UPI guidelines prohibiting the sharing of data, Google has continued to do so under its combined Google Pay terms with its own group of profit. It said that Google Pay has violated the guidelines concerning data localization which were issued by RBI on 6 अप्रैल 2018। आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को डाटा लोकलाइजेशन को लेके कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। इन गाइडलाइंस को वॉलेट किया है गूगल ने फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को स्टोर किया है और ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि इस डाटा को गूगल ने जो इनके इंटरनेशनल सर्वर्स हैं वहां पे भेजा और वहां पे अपनी कंपनीज के साथ शेयर किया। हालांकि गूगल तो इस बात से मना ही करेगा क्योंकि ये सीधे सीधे यूपीआई गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। और यहां पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी इल्जाम लगा रहा है पिटिशनर। ये पिटिशनर बोल रहा है कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये जो आपने जिम्मेदारी दे रखी है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने की देश भर में, जिम्मेदारी वापस लीजिए। यहां पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए दोस्तों, ये प्रीडोमिनेंटली प्राइवेट है, इसके जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डरशिप है वो प्राइवेट है। गवर्नमेंट बहुत मेजर और स्ट्रेटेजिक डोमेन दे रखा है इस एनपीसीआई को, और जबकि एनपीसीआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है ताकि कॉमर्शियल बेसिस पे काम हो, सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे काम करे, ना कि गवर्नमेंट वाला जो आर्किटेक्चर है, गवर्नमेंट वाला जो कल्चर है वो वहां पे आ जाए। तो अब देखते हैं हाई कोर्ट के इस नोटिस पे गवर्नमेंट क्या रिप्लाई देता है, आरबीआई क्या रिप्लाई देता है। हालांकि आरबीआई से बोला गया है कि आप गूगल पे के ऊपर फाइन लगाइए, एनपीसीआई के ऊपर फाइन लगाइए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी। चाइना और इंडिया पे फिर से फ्रेश टॉक्स की बात हो रही है। 17th वीक चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया चाइना के बीच में बातचीत चल रही है। बातचीत अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है। गलवान वाले इशू को तो रिजॉल्व कर लिया गया है काफी हद तक। उसका रीजन ये है कि गलवान वैली में एक लिमिट से चाइना अगर आगे आता तो लड़ाई होनी थी इंडिया से। गलवान वाले इंसिडेंट में ही 20 सोल्जर्स की जाने गई हैं। सबसे स्ट्रेटेजिक इलाका था ये गलवान वैली, इसलिए यहां पे तो चाइनीज ज्यादा आगे आ नहीं पाए। लेकिन बाकी जगहों पे, खासकर एक तो देपसांग प्लेन्स में, दूसरा आपका पैंगोंग सो में, यहां पे हालत बहुत खराब है। यहां पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके बहुत अंदर आके ये चाइनीज सोल्जर्स बैठे हुए हैं। इनफैक्ट पैंगोंग सो में तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे 8 किलोमीटर अंदर आके चाइनीज सोल्जर्स बैठे हैं। तो बहुत ही बुरे हालत हो रखी है और किसी भी तरीके का कुछ हो नहीं रहा है। अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की भी बातचीत हुई थी आखिरी हफ्ते में, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। इसका कुछ निकला नहीं, कोई सॉल्यूशन निकला नहीं, क्योंकि चाइना अब क्या बोल रहा है कि अब अगर आप डीएस्केलेशन कर रहे हो तो जो करंट पोजीशन है उनसे पीछे जाइए। इंडिया बोल रहा है कि भाई आप हमारी करंट पोजीशन के अंदर आके बैठे हो, अब अगर पीछे होंगे तो आप तो वहीं पहुंच जाओगे जहां आप पहले थे और हम और पीछे चले जाएंगे, तो हम पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इंडिया इस तरीके की डिमांड्स को रिजेक्ट कर रहा है। चाइना वहां पे अपने तंबू गाड़ के बैठ गया है, बंदूक लिए उसके सोल्जर्स बैठे हैं और कुछ भी आगे बातचीत हो नहीं रही है। अभी आगे आने वाली जो बातचीत होगी वो मेजर जनरल लेवल पे होगी या किसी और लेवल पे होगी, ये तो समय ही बताएगा। जो भी देपसांग प्लेस में इंडिया के पेट्रोलिंग पैटर्न से उसको चाइना के ट्रूप्स ने ब्लॉक कर दिया। जहां पहले तक पेट्रोलिंग करते थे इंडिया के ट्रूप्स देपसांग प्लेन्स में, अब वहां तक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि पीएलए ट्रूप्स रोक रहे हैं। तो देपसांग प्लेन में और पैंगोंग सो में हालत सबसे ज्यादा खराब है। अभी जो रिसेंट मीटिंग होगी वो शायद दौलत बेग ओल्डी में होगी। ये यहाँ दौलत बेग ओल्डी दिख रहा है, यहाँ पे आपको पैंगोंग सो दिख रहा है और यहाँ पे आपको गलवान वैली नजर आ रही है। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये इन्फॉर्मेशन आपके काम है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, उतनी जरूरी तो नहीं है। काम भर की चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखती है वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। फिर एक और न्यूज निकल के आ रही है कि भाई देखिए 108 मिलिट्री सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और बोला गया है कि इन कंपोनेंट्स को अब इंडियन इंडस्ट्री डेवलप करेगी, जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अभी के लिए डिफेंस
रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ कोऑपरेट करता है। 1800 माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इसमें, और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। इनके साथ डीआरडीओ इन्वॉल्व होकर बहुत सारे क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता है। इस क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 108 आइटम्स को और जोड़ दिया गया ताकि हम लोग शुरुआती लेवल से टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर पाएं, एक नॉमिनल कॉस्ट पे डेवलप कर पाएं, और आगे आने वाले समय में इसके पेटेंट को भी हम ओन कर सकें ताकि हम इन चीजों को एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें और सेल्फ रिलायबल भी हो सके इन चीजों में, हमें इनको इंपोर्ट ना करना पड़े। और ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली एक निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को अनाउंस किया गया था, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई गई थी। इसमें यह बोला गया कि 101 आइटम्स को नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में रखा जाएगा। आगे आने वाले 5 से 6 सालों में ग्रेडेड तरीके से, ग्रेजुअल तरीके से इन 101 आइटम्स का इंपोर्ट इंडिया के अंदर बंद किया जाएगा। तो अगर आप ग्रेडेड तरीके से इंपोर्ट को बंद कर रहे हो तो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मनिर्भर इनिशिएटिव में बात पहले ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने मई में बोल दी थी, अब इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फाइनली एक और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, डीएनए बिल के ऊपर जो कमिटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी बनाई गई थी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन दिस डीएनए बिल। सबसे पहले देखते हैं डीएनए बिल क्या है। द डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 का बिल था, लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। डीएनए टेक्नोलॉजी बिल क्या होता है कि मान लीजिए भाई आपके ऊपर कभी कोई चोरी का इल्जाम लगा और गलती से खुदा ना खास्ता ऐसा हो आपको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, आपको पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, बाद में आपकी बेल हो जाएगी, बाद में प्रूव हो जाएगा कि आपने कुछ नहीं किया। अभी मान लो जो सस्पेक्ट है, ठीक है, सस्पेक्ट है, या फिर मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने सच में क्राइम किया, उसको कन्विक्ट किया गया। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है, जिनको कन्विक्ट किया जाता है, जिनके ऊपर सजाएं चलाई जाती हैं, जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं, क्या किया जाएगा, जब भी इनको अरेस्ट किया जाएगा इनके डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे। तो इनके ब्लड सैंपल्स, हेयर सैंपल्स और भी जितने तरीके के डीएनए सैंपल्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करते हैं वो लिए जाएंगे और वो डीएनए लेबोरेटरीज में स्टोर किए जाएंगे दोस्तों। और उन डीएनए लेबोरेटरीज में ये जो इनका डाटा है ये हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। इन डीएनए लेबोरेटरीज को प्रॉपर एक्रेडिटेशन दिया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से डीएनए लेबोरेटरीज काम करेंगी। जिन क्रिमिनल्स का भी डाटा आप यहां पे स्टोर कर रहे हो उसको पर्सनल रखा जाएगा, प्राइवेट रखा जाएगा। लेकिन अब ये डीएनए डाटा बैंक्स आप बना क्यों रहे हो? ये जो डीएनए डाटा बैंक्स ये नेशनल लेवल पे भी बनेंगे, रीजनल लेवल पे बनेंगे और सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सर्वर पे इनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। बट इस डाटाबेस को बनाने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि मान लीजिए बाद में कहीं क्राइम होता है और आपको, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में क्राइम हुआ, बिहार में किसी ने क्राइम किया, अब जो भी क्राइम सीन है वहां पे फॉरेंसिक की टीम जाती है और फॉरेंसिक की टीम, अगर आपने क्राइम पेट्रोल देखा हो या सावधान इंडिया देखा हो, वो फॉरेंसिक की टीम उस क्राइम सीन पे जाएगी, वहां पे जाके जो भी उसको सबूत मिलेंगे उसको इकट्ठा करेगी। अब वो लोग क्या करते हैं कि जिसके साथ भी क्राइम हुआ उसके आसपास के फैमिली मेंबर्स, दोस्त या जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उनका डीएनए लेते हैं, टेस्ट करते हैं। अब क्या होगा कि जब आपके पास एक डीएनए डाटा बैंक होगा पूरे देश का, तो आप क्या करोगे, उस जगह से जहां पे वो फॉरेंसिक आपने इकट्ठे किए हैं, जहां पे क्राइम हुआ है, वहां पे जो भी आपको डीएनए सैंपल्स मिले हैं उन डीएनए सैंपल्स को एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सर्वर के साथ आप बैठे बैठे उस पुलिस स्टेशन में मैच करा लोगे। और बहुत हद तक आप ये पता कर लोगे कि देश भर में जितने भी क्रिमिनल्स हैं क्या उनके किसी भी डीएनए के साथ ये मैच हो रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब जबरदस्त सिस्टम। जिन्होंने कभी भी क्राइम किया उनका डाटा बैंक आपने बना लिया और उस डाटा बैंक के साथ जहां पे अभी नया क्राइम हुआ उसको मैच करा लिया, तो अगर उसमें से कोई होगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा विजनरी थिंग है, दुनिया भर में इस चीज को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आप देखिए बहुत 60 कंट्रीज इस तरीके का लेजिस्लेशन लेके आ चुकी हैं। यूएस ने तो 1994 में इसके ऊपर एक लॉ बना दिया था, मतलब आज से 26 साल पहले। ओके, तो भाई इसको पास कराने से पहले इस डीएनए बिल को भेजा गया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई कि चलिए ठीक है, डीएनए सैंपलिंग के कुछ फायदे हैं, आप प्राइवेसी कंसर्न्स को भी मैटर कर रहे हो, लेकिन ये डीएनए सैंपलिंग के थ्रू आप प्रोफाइलिंग को प्रमोट कर सकते हो। प्रोफाइलिंग क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक सब कास्ट, अब देखिए दोस्तों ब्राह्मण्स के अंदर बहुत अलग अलग कैटेगरी की कास्ट होती हैं,
बाकी जो दूसरी क्लासेस है क्षत्रिय के अंदर, जो बाकी भी कम्युनिटीज है उनके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की कास्ट होती हैं। इनफैक्ट अगर आप रिलीजन की भी बात करो तो रिलीजियस कम्युनिटी में भी बहुत सारे सबसेक्ट्स होते हैं। आप मुस्लिम्स की बात कर लीजिए, उसमें बहुत सारे सबसेक्ट्स हैं। तो अब होता यह है कि मान लीजिए आपने ये डीएलए प्रोफाइलिंग करके क्रिमिनल्स के डाटा को इकट्ठा कर लिया। अब अगर वो बहुत सारे पर्टिकुलर क्रिमिनल किसी एक पर्टिकुलर सब कास्ट या सब रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो आप उससे उनकी प्रोफाइलिंग कर सकते हो, आप उसको क्रिमिनल रेस डिक्लेयर कर सकते हो। समझे? मतलब कि एक सब कास्ट या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही ज्यादातर अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो आपका क्या माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ भाई इस क्लास या इस कास्ट के लोग तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरीके की प्रोफाइलिंग के लिए इस डीएनए सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है ये प्रोफाइलिंग इंटेंशनली ना की जाए बट अनइंटेंशनली होने लगेगी। फिर और भी बहुत सी चीजें हैं दोस्तों। अगर कोई इस तरीके का पुलिस ऑफिसर है जो किसी के साथ कोई ग्रज रहता है तो हो सकता है कि उसका कोई डीएनए उठा के वो वहां पे डाल दे, क्योंकि उसको पता है कि इसके डीएनए का डाटा स्टोर्ड है सेंटर सर्वर पे, तो जब केस की सुनवाई होगी तो ये ऑटोमेटिकली फंस जाएगा। तो जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस सिस्टम का गलत तरीके से फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस निकलते हैं। तो इस डीएनए बिल के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं। अभी ये डीएनए बिल रियल में इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा ये तो अब देखिए समय ही बताएगा, बट एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। और फाइनल न्यूज आज की, गुवाहाटी को इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे मिला है। गुवाहाटी में द लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे को एक रिवर के अक्रॉस लगाया गया है। आप देखिए ये रोपवे आपको नजर आ रहा है, एक पर्सन रोपवे के अंदर बैठा है, रिवर के ऊपर से ये चीज जा रही है। द रोपवे passes over the mid-river Peacock Island that houses Umananda Amitabha Shiva Temple. Each cabin could carry 32 people, including the operator, and the ride took about 9 minutes one way. ठीक है दोस्तों, गुवाहाटी में ये चीज शुरू की गई है तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये काम आएगा ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के हेड के अंदर। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों। आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।